EBN बेटा स्टेबिलिटी को बताता है। EBN डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, जिसकी प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा जितनी ज़्यादा होगी उसका स्थायित्व उतना ही ज़्यादा होगा। जैसे सबसे ज़्यादा इसका होता है। दो तीन चीज़ें और पॉपुलर हैं, जैसे इसमें यूरेनियम है, यूरेनियम 235, इसकी EBN आपको याद रखनी है। इसकी EBN का मान होता है 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऑब्जेक्टिव के लिए चीज़ें बता रहा हूँ आपको ये। और एक आपको EBN याद रखनी है स्टेबिलिटी के लिए। स्थायित्व के लिए औसतन कितनी होती है, भी हम किसको मान लें कि ये तो यार स्थायी है, इतना है तो उसकी एवरेज होती है 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 8.0 मेगा इलेक्ट्रॉन। फॉर द स्टेबिलिटी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एवरेज पर न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी, 8.0 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये चीज़ें मैंने आपको ऑब्जेक्टिव के लिए या फिल इन द ब्लैंक के लिए बताई है आपको। एक यूरेनियम का छोटा सा क्वेश्चन है कि 1 किलोग्राम यूरेनियम डिसइंटीग्रेट होता है, टूटता है, विखंडित होता है, तो कितनी एनर्जी निकलती है, तो 10 की पावर 14 जूल, ये याद रखना। सेकंड, यदि यूरेनियम का एक नाभिक, एक न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट होता है, तो कितनी एनर्जी निकलती है, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये दोनों चीज़ें ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखनी है। एक बेटा थोड़ा सा आप इसमें से ये पढ़ लेना कि न्यूक्लियर जो फोर्स होते हैं उनके दो गुण लिखने। राइट एनी टू प्रॉपर्टी ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेस। देखो मैं इधर आपको बता देता हूँ, नाभिकीय बलों के दो गुण, नाभिकीय बलों के दो गुण। नाभिकीय बलों के दो गुण कौन कौन से हैं? नाभिकीय बल, एक तो न्यूक्लियर फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन द मास एंड चार्ज, ये द्रव्यमान और आवेश पर डिपेंड नहीं करते। न्यूक्लियर फोर्स आर नॉट डिपेंड ऑन मास और नॉट डिपेंड ऑन चार्ज। नाभिकीय बल को आवेश और द्रव्यमान से कोई लेना देना नहीं है, वो न द्रव्यमान पे डिपेंड करते ना आवेश पे डिपेंड करते। दे आर नॉट डिपेंड ऑन मास एंड चार्ज। तो सर किस पे डिपेंड करते हैं? ये स्पिन पे डिपेंड करते हैं, चक्रण पे। न्यूक्लियर फोर्स डिपेंड ऑन स्पिन। सेकंड, ये एक ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है। दो प्रोटॉन के बीच में नाभिकीय बल, दो न्यूट्रॉन के बीच में नाभिकीय बल, या एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन के बीच में नाभिकीय बल बराबर होगा। उसे द्रव्यमान से और चार्ज से कोई लेना देना नहीं। एक न्यूक्लियर फोर्स शॉर्ट रेंज के होते हैं। नाभिकीय बलों की प्रास अल्प होती है, अल्प होती है, कम होती है, शॉर्ट रेंज होती है। न्यूक्लियर फोर्स आर शॉर्ट रेंज्ड फोर्स, छोटी रेंज के फोर्स हैं। नाभिक के अंदर अंदर काम करते हैं, नाभिक के बाहर काम नहीं करते। और फंडामेंटल फोर्सेस भी हैं, जो भी आपके याद रहे इनमें से, लेकिन ये दो तो कन्फर्म याद रखें आप। तीसरा और याद रख लें, नाभिक के बल अल्प प्रास होती है, नाभिक के अंदर अंदर काम करती हैं, ये बाहर काम नहीं करते। एक इसमें छोटा सा टॉपिक और है, उसकी केवल डेफिनेशन याद कर जाए, मात्रक याद कर जाए। रेडियो एक्टिवता, रेडियो रेडियो एक्टिविटी, एक्टिवता, रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिवता। नाभिकों के, अस्थायी नाभिकों के स्वतः जो विघटन की प्रक्रिया होती है, दैट इज नोन एज रेडियो एक्टिविटी। सेल्फ डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर अनस्टेबल न्यूक्लियस, सेल्फ डिसइंटीग्रेशन ऑफ अनस्टेबल न्यूक्लियस इज नोन एज रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटीज की खोज, डिस्कवरी की थी हेनरी बेकेरल ने।
इसलिए इसका जो SI यूनिट पूछा जाता है, कौन सा यूनिट? SI यूनिट बेकुरल होता है। और एक इसका पॉपुलर यूनिट है क्यूरी, क्योंकि मैडम क्यूरी ने इसके लिए स्टडी किया था। रेडियम की एक्टिविटी, रेडियो एक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है, ये निकाला था। अब चैप्टर नंबर 4 में आता है 14, चैप्टर नंबर 14 जो आपके सेमीकंडक्टर का चैप्टर है। इस चैप्टर में से आपको एक तो EG पढ़ना है। EG होता है फॉरबिडन एनर्जी गैप, ये होता है EC माइनस EV। वर्जित ऊर्जा अंतराल किसे कहते हैं? चालन बैंड की न्यूनतम ऊर्जा और वैलेंस बैंड की अधिकतम ऊर्जा के अंतर को। ये आपका ऊपर होता है कंडक्शन बैंड और नीचे होता है आपका वैलेंस बैंड। ये VB होता है और बेटा ये CB होता है। इसकी नीचे वाली ऊर्जा और इसकी ऊपर वाली ऊर्जा, इन दोनों का जो ये डिफरेंस होता है, दैट डिफरेंस इज नोन एज डेल्टा E, EG या EC माइनस EG, इस नाम से जानते हैं। इस EG के आधार पे हम डिसाइड करते हैं कि पदार्थ कितने प्रकार के होंगे। इस EG के बेस पे, EG के बेस पे आपको बताते हैं कौन कौन से होंगे। अगर फॉरबिडन एनर्जी गैप 0 है या फॉरबिडन एनर्जी गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा है, काफ़ी बड़ा है, या EG लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अगर ऐसा है तो चालक हैं, कंडक्टर हैं, मेटल हैं और धातु हैं। इफ़ EG is 0 it means given substance is the conductor may be, और all conductor metal are the all conductors। तो या तो कंडक्टर होंगे, और कंडक्टर मेटल होते हैं, वो कंडक्टर ही होते हैं, ये मेटल्स की कैटेगरी है। अगर 3 से ज़्यादा हैं तो वो विद्युत रोधी होंगे, कुचालक होंगे, इंसुलेटर्स। अगर EG इतना है, लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो इस चैप्टर वाली चीज़ें हैं वो अर्धचालक होंगे, सेमीकंडक्टर्स। एक फॉर्मूला, 3 ये मान और एक ये डायग्राम आपके माइंड में हो। और इस चैप्टर की EG सबसे पॉपुलर कौन कौन सी हैं, तो EG भैया ये 5-7 याद कर जाओगे तो आपके भाग्य से भगवान करे कोई न कोई आ भी जाए इनमें से। तो EG कार्बन डायमंड की, EG सिलिकन का, EG जर्मेनियम का। डायमंड का होता है बेटा 5.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट NCERT बेसिस पे। सिलिकन का 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जर्मेनियम का 0.7 या यू ऑल्सो राइट इट 0.72, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है इन दोनों में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में और ये भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अच्छा, इसके बाद क्वेश्चंस कौन से करोगे? इसमें से छोटा क्वेश्चन और बताता हूँ मैं आपको, वेरी इंपॉर्टेंट, डोपिंग। डोपिंग को हिंदी में बोलते हैं अपद्रव्यण या अपमादन या अपमिश्रण। डोपिंग किस ऑर्डर की जाती है? तो डोपिंग करते हैं PPM ऑर्डर की, पार्ट पर मिलियन। 10 की पावर 6 के पीछे कोई एक अशुद्धि परमाणु। डोपिंग क्यों करते हैं? क्योंकि नेजर चालक की चालकता का मान बहुत ही कम होता है, और नेजर चालक की चालकता कम होती है तो उसकी चालकता बढ़ाने के लिए हम डोपिंग यूज़ करते हैं। वी यूज़ द डोपिंग फॉर इंक्रीज द कंडक्टिविटी ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, तो हम डोपिंग यूज़ करते हैं। डोपिंग के बाद जो भी चीज़ आपको मिलती है वो होता है बाय अर्धचालक, यानी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर
जब आप इसमें डोपिंग कर दोगे देन इट इज कन्वर्ट इनटू एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और डोपिंग करने से इसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी, चालकता बढ़ जाएगी। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो होते हैं, यानी ये बेटा नेज है, हिंदी में नेज अर्धचालक, और ये आपका है बाह्य अर्धचालक। बाह्य अर्धचालक ये डोपिंग है ही, अपद्रवण अशुद्धि मिलाने की प्रक्रिया को डोपिंग कहते हैं। और डोपिंग के कारण दो टाइप के मिलते हैं अपने को, एक तो मिलता है पी टाइप और एक मिलता है एन टाइप। पी टाइप होगा तो त्रिसंयोजी, पी टाइप होगा तो कौन सी अशुद्धि मिलाएंगे, त्रिसंयोजी। एन टाइप होगा तो हम कौन सी मिलाएंगे, पंचसंयोजी। एन टाइप के लिए पंचसंयोजी मिलाते हैं। अगर नेज अर्धचालक में त्रिसंयोजी मिलाई जाती है तो पी टाइप आता है, पंचसंयोजी मिलाई जाती है तो एन टाइप आता है। त्रिसंयोजी यानी ट्राइवैलेंट, और पंचसंयोजी इट मीन्स पेंटावैलेंट। त्रिसंयोजी जो अशुद्धि होती है उसे हम कहते हैं ग्राही अशुद्धि, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाली होती है, और इसे हम बोलते हैं दाता अशुद्धि। ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करती है तो एक्सेप्टर इम्प्योरिटी। ये चूंकि इलेक्ट्रॉन को डोनेट करती है तो इट इज़ नोन एज डोनर इम्प्योरिटी। एक तरीका बताता हूँ मैं छोटा सा आपसे, जिसको आपके याद रह जाएगी, डोनर और एक्सेप्टर। वो चीज़ नोट करनी हो तो आप पॉज करके नोट कर लें। मैंने आपको एक बताया ग्राही अशुद्धि कौन कौन सी होती है, और दाता अशुद्धि कौन सी होती है, दाता अशुद्धियाँ कौन सी होती है। यानी ग्राही है इसका मतलब त्रिसंयोजी है, और दाता है इसका मतलब पंचसंयोजी है। ये आपकी है एक्सेप्टर इम्प्यूरिटी, और ये आपकी है डोनर इम्प्यूरिटी, डोनर और ये एक्सेप्टर। देखो बेटा इसमें क्या नाम याद रखोगे, इसमें एक सिंपल सा नाम साइंटिस्ट का नाम है, वो याद रख लेना, अल्बर्ट आइंस्टीन। तो अल्बर्ट आइंस्टीन, तो एल्यूमिनियम, बोरॉन और इंडियम, क्या नाम बताया मैंने, अल्बर्ट आइंस्टीन। दाता अशुद्धि में अगर ऐसे बता रहा हूँ ऐसे पढ़ लोगे तो सारे पास हो जाओगे, तो इसका कोड याद रख लो, ऐसे सब पास, आर्सेनिक, एंटीमनी और फॉस्फोरस। इसका कोड ऐसे सब पास। इसका कोड यानी जुगाड़ क्या क्या है इनको याद रखने के, तो इसका कोड है फिजिसिस्ट का नाम अल्बर्ट आइंस्टीन। इससे ये तीन याद हो जाएंगे, ये काफ़ी बार बोर्ड में पूछी जा चुकी हैं ये चीज़ें, ये तो मन मन में याद रखने हैं आपको और बन ये जाएंगे इनसे। इससे बेटा बड़ा क्वेश्चन आना है। बड़े क्वेश्चन में एक तो आप पी एन संधि का निर्माण पढ़ लें, पी एन संधि पढ़ें, फॉर्मेशन ऑफ पी एन जंक्शन। आपको अगर बड़ा क्वेश्चन करना है तो फॉर्मेशन ऑफ पी एन जंक्शन कन्फर्म पढ़ें। पी एन जंक्शन के समय होने वाली दो महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं के नाम बताइए, तो एक आपका विसरण है और दूसरा आपका अपवयन है। इंग्लिश में नेम ऑफ द टू इम्पोर्टेंट प्रोसेस दे आर हेल्ड इन द केस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पी एन जंक्शन। तो आपका एक तो है डिफ्यूज़न, पहले डिफ्यूज़न होता है और डिफ्यूज़न के बाद डिप्लेशन लेयर बनती है और फिर स्टार्ट होता है ड्रिफ्ट। तो दो महत्वपूर्ण प्रक्रिया, एक डिफ्यूज़न है और दूसरा ड्रिफ्ट है। पहले डिफ्यूज़न होता है और बाद में ड्रिफ्ट होता है। एक तीन ये फॉर्मूले याद रख लें, एन ई बराबर है एन एच के तो क्या होगा, एन ई बड़ा है एन एच से तो क्या होगा, एन ई छोटा है एन एच से तो क्या होगा। अगर ऐसा है इसका मतलब नंबर ऑफ होल इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स।
इसमें इलेक्ट्रॉन के नंबर हैं वो होल के नंबर के बराबर हैं। और रियलिटी में ये क्या चीज़ है, ये है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन पर यूनिट वॉल्यूम, एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इसमें न तो कोई बहुसंख्यक है न अल्पसंख्यक, दोनों बराबर हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन बहुसंख्यक है, इसमें होल बहुसंख्यक है। ऐसा है तो बनेगा नेजर चालक। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अगर ऐसा है, इलेक्ट्रॉनों का बाहुल्य है तो एन टाइप बनेगा। अगर ऐसा है तो पी टाइप बनेगा, पी प्रकार का बाई अर्धचालक। ये चीज़ें कन्फर्म आप दिमाग में रख लें। और न्यूमेरिकल यदि बाई द वे छोटा कोई ऑब्जेक्टिव में न्यूमेरिकल हो तो वो कोई सा भी सेमीकंडक्टर हो इससे हो जाएगा, एन इंटू एन एच। लास्ट एंड फाइनल, रेक्टिफिकेशन दिष्टीकरण किसे कहते हैं? एसी को डीसी में बदलने की प्रक्रिया दिष्टीकरण कहलाती है। दिष्टीकरण में जो उपकरण काम में आते हैं दे आर नोन एज द दिष्टकारी। एसी कन्वर्ट इनटू डीसी सिग्नल्स नोन एज रेक्टिफिकेशन। जो डिवाइस हैं इसमें काम में आती है दे आर नोन एज रेक्टिफायर। रेक्टिफायर बेटा दो लगते हैं, दोनों में से एक आता है अल्टरनेट साल में। एक आपका पूर्ण तरंग दिष्टकारी पहले पढ़ें, फुल वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर। दूसरा आप अर्धतरंग दिष्टकारी पढ़ें, दिष्टकारी, हाफ वेव रेक्टिफायर। ये मैंने आपको टॉपिक सजेस्ट किए हैं, इम्पोर्टेंट टॉपिक चैप्टर नंबर 12, चैप्टर नंबर 13 और चैप्टर नंबर 14। इतना आप ज़रूर करके जाएं। बाकी डरें नहीं परीक्षा से, जो चीज़ें बता रहे हैं वो आप आराम से करते जाएं और बिल्कुल वेल एंड गुड आपका पेपर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। वी आर श्योर।